गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से दिए गए हैं, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक बारकोड दिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इस बारकोड के जरिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमने सभी निर्देशों को स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में एप्पल का पहला आउटलेट शोरूम खुलेगा? रिसेंटली एप्पल्स फर्स्ट आउटलेट शोरूम विल बी ओपन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एप्पल कंपनी के संबंध में। यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। वैसे एप्पल कई सारे टेक प्रोडक्ट बनाती है। एप्पल कंपनी आईफोन के अलावा लैपटॉप, मैकबुक, एप्पल टीवी, आईपैड, ऑपरेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आदि प्रोडक्ट का निर्माण करती है, लेकिन इसके लैपटॉप, मैकबुक और मोबाइल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस है। अब इस कंपनी की पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना स्टीव जॉब्स एवं उनके सहयोगी स्टीव वॉन्जनिक व रोनाल्ड वैन के द्वारा की गई थी। एप्पल कंपनी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा हाथ है। कारण यह है कि रोनाल्ड वैन ने कंपनी शुरू होने के बाद अपने सभी शेयर जॉब्स व उनके सहयोगी वॉन्जनिक को केवल $800 में बेचकर खुद इस कंपनी से अलग हो गए थे। इसके बाद स्टीव जॉब्स एक सफल बिजनेसमैन, डिजाइनर, इन्वेंटर के रूप में उभरे और इसी वजह से आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से USB से लेकर के आईपॉड के जरिए गाना सुनने वाले डिवाइसेस सभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जो कंपनी को सफल श्रेणी में लेके गए। हालांकि स्टीव जॉब्स कैंसर रोग के कारण उनका देहांत हो गया। स्टीव जॉब्स मृत्यु के बाद टिम कुक ने कंपनी का पदभार संभाला। वर्तमान समय में टिम कुक एप्पल कंपनी के CEO हैं और मालिक हैं। US सिक्योरिटी एवं एक्सचेंज कमीशन के आधार पर देखा जाए तो टिम कुक एप्पल कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। अब बात करें टिम कुक की तो वो इस कंपनी के CEO हैं और पूर्व भारत आगमन की बात करें तो 2016 में वो भारत आए थे। और ये चर्चा में इसलिए रहा है, ये जो एप्पल कंपनी है जो 18 अप्रैल 2023 है को भारत में एप्पल का पहला आउटलेट शोरूम खुलेगा मुंबई में, और जो प्लेस रहेगा वो प्लेस रहेगा बांद्रा कुलम कॉम्प्लेक्स। और 20 अप्रैल को यानी कि इसके 2 दिन बाद 20 अप्रैल को दूसरा नया आउटलेट जो खुलेगा वो नई दिल्ली के साकेत इलाके में हाई एंड मॉल में खुलेगा। एप्पल कंपनी के भारत में आगमन के कारण 2 मुख्य कारण हैं। पहला यह है कि एप्पल आईफोन की बिक्री उच्च लेवल पर पहुंच गई है अगर भारत के दृष्टिकोण में से देखें तो। दूसरा, देश से वार्षिक आईफोन इंपोर्ट यानी कि अरबों डॉलर में होता है, यानी कि जो आईफोन है उसके द्वारा जो हमारे देश के द्वारा इंपोर्ट जो होता है वो अरबों डॉलर का बिजनेस है। दूसरा, चीन और अमेरिका के जो संबंध में तनाव की स्थिति है, जिसके कारण हमारे देश में एप्पल के आउटलेट खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द मराठा उद्योग रत्न अवार्ड 2023 यानी कि 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन नामक संस्था के संस्थापक हैं। हालांकि जिजाऊ संस्था पिछले 14 वर्षों से स्व अर्जन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि प्रदान कर रही है। अगर बात करें नीलेश सांबरे तो वो अप्पा के नाम से फेमस है और ये चर्चा में इसलिए रहे हैं। हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को इन्हें नासिक, मुंबई में मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 के दौरान मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 के सुपर 300 टूर्नामेंट में पुरुष एकल
ट्रॉफी जीती है? Recently, who has won the main single trophy in the Super 300 tournament of Orleans Master 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि प्रियांशु राजावत। ऑर्लियंस मास्टर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह फ्रांस में आयोजित एक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 1994 में यह एक टूर्नामेंट एक क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में हुआ था। हालांकि 1999 में यह नेशनल लेवल पर खेला गया। वर्ष 2012 में इस टूर्नामेंट को यूरोपीय सर्किट के एक भाग के रूप में फ्रेंच इंटरनेशनल के रूप में जाना जाता है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के रूप में इसको स्वीकृत किया गया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको अप्रूवल दिया गया। फ्रेंच इंटरनेशनल ने 2013 में अपने स्तर को अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के रूप में उन्नत किया और पेरिस में पहले से स्थापित फ्रेंच ओपन के साथ भ्रम से बचने के लिए 2015 में इसका नाम बदलकर ऑर्लियंस इंटरनेशनल कर दिया और इसके विजेता को ऑर्लियंस मास्टर कहा जाता है। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा 4 से लेकर के 9 अप्रैल 2023 तक फ्रांस के ऑर्लियंस में मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और प्रियांशु राजावत की बात करें तो ये चर्चा में इसलिए है, एक तो ये मध्य प्रदेश के जन्मे हैं और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। दूसरा, ये चर्चा में आने का रीजन इनका ये रहा है कि 9 अप्रैल 2023 को प्रियांशु राजावत ने फ्रांस में आयोजित ऑर्लियंस मास्टर 2023 के सुपर 300 टूर्नामेंट में डेनमार्क के मैग्नस जॉनसन को हराकर टूर्नामेंट जीता है। हालांकि इससे पूर्व आनंद पावर एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑर्लियंस में किसी भी वर्ग में जीत हासिल की थी। पावर की अगर बात करें, आनंद पावर की अगर बात करें तो साल 2012 में पुरुष एकल खिताब जीता था, जब टूर्नामेंट को अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के तौर पर मान्यता दी गई थी। 2018 से 2022 तक के टूर्नामेंट को सुपर 100 के लेवल पर खेला गया, जबकि 2022 में इसे पहली बार सुपर 300 के स्तर पर आयोजित किया गया। और इस प्रकार जो हमारे प्रियांशु राजावत है वो पहला सुपर 300 फाइनल उन्होंने खेला है। अगर इनके योगदान की बात करें तो प्रियांशु 2022 में थॉमस कप जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे? इन विच स्टेट will Prime Minister Modi flag off the first Vande Bharat Express train on 12th April 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह ट्रेन की जो नियमित सेवा होगी, यानी कि रेगुलर सर्विस होगी, वो 13 अप्रैल से स्टार्ट की गई है और ये ट्रेन चलेगी जयपुर, अलवर, गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर टू दिल्ली कैंट के बीच में ये ट्रेन चलेगी। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो ये हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 50 किलो के वॉरहेड के साथ कामिकेज ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड कामिकेज ड्रोन विद 5 kg वॉरहेड? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि ईरान। कामिकेज ड्रोन के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह विस्फोटक से भरे छोटे मानव रहित विमान होते हैं। ये प्राय इतने छोटे व घातक होते हैं जिन्हें रडार पर पता लगाना मुश्किल होता है। इन्हें मानवीय हस्तक्षेप के बिना, यानी कि बिना मनुष्य के लक्ष्य को हिट करने के लिए प्रोग्राम यानी कि डिजाइन किया जाता है। अगर इसके उपनाम की बात करें तो स्विच ब्लेड ड्रोन्स इसका उपनाम है। ये नाम इसको इसलिए दिया गया है, इनकी जो ब्लेड लॉन्च होने पर बाहर की ओर निकले होते हैं। जब इसकी लॉन्चिंग होती है तो इसके ब्लेड जो है बाहर की ओर निकले होते हैं, इसलिए इसको स्विच ब्लेड ड्रोन कहा जाता है। यदि बात करें कामिकेज ड्रोन के उन्नत संस्करण वाले देश की अगर बात करें किन किन देशों के पास है ये, तो रशिया के पास है, चाइना के पास है, इजराइल, ईरान और टर्की के पास है। ईरान के पास जो कामिकेज ड्रोन है वो चर्चा में इसलिए रहा, वह एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित लंबी दूरी के आत्मघाती ड्रोन है, यानी कि सुसाइड ड्रोन है। दूसरा, ये चर्चा में इसलिए रहा,
हाल ही में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स क्रप्स ने 50 किलो वारहेड का मतलब होता है द एक्सप्लोसिव पार्ट ऑफ द क्राफ्ट, यानी कि जो क्राफ्ट है उसका जो विस्फोटक भाग होता है उसको हम वारहेड कहते हैं। और ईरान ने यहाँ पर 50 किलो के वारहेड का इस्तेमाल किया है अपने ड्रोन के अंदर, जिसका नाम उसने कामिकेज ड्रोन दिया है और उसका सफल उसने टेस्टिंग की है। अगर इसकी ड्रोन की हम क्षमता की बात करें तो ये अटैक टारगेट रेंज जो है वो 450 किलोमीटर की परिधि में वो अटैक कर सकता है। दूसरा, अगर फ्लाइट ड्यूरेशन यानी कि उसकी फ्लाइट की अवधि की अगर बात करें तो 3 घंटे तक उड़ सकता है, वो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, रिलीज्ड फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि तिब्बत। बात करें फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 की, तो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए नहीं, इसको ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में 2023 की जो इंडेक्स रही है इसमें दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। रिसेंटली नेशनल सेफ मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यानी कि 11 अप्रैल को ये मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को। इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है। अगर हम इस दिवस की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ये भारत सरकार ने व्हाइट रिबन अलायंस के अनुरोध पर 2003 में कस्तूरबा गांधी यानी कि जो महात्मा गांधी की वाइफ है उनके बर्थ सेरेमनी पर यानी कि उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया है। हालांकि भारत इस दिवस को घोषित करने वाला पहला दिवस बन गया है। इस संबंध में भारत सरकार के अगर हम प्रयास की बात करें तो वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर अनुपात जो है MMR को 70 प्रति लाख जीवित जन्मों तक कम करने की सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति रही है, यानी कि भारत इस दिशा में कार्य कर रहा है। दूसरा, अगर भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सहित कई पहले शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द संजीवनी प्रोजेक्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए रही कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य देखें तो ये पशुओं को गुणवत्तापूर्ण उपचार की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित कर रहा है, किसानों को कृत्रिम गर्भाधान, दवाइयाँ, टीकाकरण, सर्जरी और बांझपन परीक्षण जैसे पशु चिकित्सा सेवाओं प्रोवाइड करना है और इसके लिए यात्रा के अतिरिक्त खर्च को बचाना है, यानी कि इसमें एम्बुलेंस सर्विस दी गई है। अगर इसके लाभ की बात करें तो यह बीमारियों के प्रकोप को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने इस संबंध में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पशुओं की देखभाल के लिए एम्बुलेंस के साथ साथ टोल फ्री नंबर की भी सुविधा प्रदान की गई है इस परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? रिसेंटली हु हैज बिकेम द थर्ड फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन IPL? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि डेविड वार्नर। डेविड वार्नर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वो IPL के दृष्टिकोण से देखा तो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन है। पूर्व उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने IPL सीजन 2015, 17 और 19 में 3 बार ऑरेंज कप जीता है। ये चर्चा में इसलिए है, हाल ही में इन्होंने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि इस स्पर्धा में पहला स्थान विराट कोहली का है और दूसरा स्थान पंजाब किंग्स 11 के कैप्टन शिखर धवन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने FAI विश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी के लिए झंडा प्राप्त किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रिसीव्ड द फ्लैग टू होस्ट FAI वर्ल्ड कप फाइनल 2024? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि सऊदी अरब। FAI के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स होता है।
यह घुड़सवारी खेलों का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1921 में हुई। अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो लूसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। FEI विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 जंपिंग यानी कि 100 जंपिंग घोड़ों और सवारों के बीच एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यानी कि इस प्रतियोगिता में उन घोड़ों का उपयोग किया जाता है जिन्हें शो के दौरान मतलब जो बैरिकेड्स लगे होते हैं उनको खुदा कर ये प्रतिस्पर्धा की जाती है। इसका जो आयोजन है अप्रैल 2024 में रियाद में होगा। हालांकि ये पहली बार है जब यह आयोजन मध्य पूर्व में आयोजित किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।